हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जूम इंस्टीट्यूट ऑनलाइन। स्वागत है आपका जूम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आपकी एकेडमी के साथ साथ कंपटीशन के हिसाब से भी आपको बहुत अच्छा मैटर मिलेगा। यहाँ पर एक अप्रोच बनाई जाएगी आपकी कि कैसे कंपटीशन की तैयारी करते हैं। सब्जेक्टिव पेपर है तो सब्जेक्टिव पेपर को कैसे करते हैं, ऑब्जेक्टिव है तो उसे करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। इसमें फिजियोलॉजी में हम सबसे पहले चैप्टर शुरू करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका चैप्टर का नाम अब इस समय है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पहले इसका नाम होता था डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर बाद में इसका नाम हो गया एनिमल न्यूट्रिशन। अब इसका नाम एक तरीके से ह्यूमन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है। इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर ये डिफरेंस आपको पता होंगे, जो आप कंपिटिटिव क्वेश्चंस हैं उन्हें ढंग से कर पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस जो होता है वो भी पता होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन के बारे में पता होने के लिए हम क्या करेंगे कि डाइजेशन क्या है, इसका तरीका ये लेंगे हम। सबसे पहले आपको सोचना होगा, जो आप अब तक पढ़ते आए हैं 9th में 10th में, या अगर किसी ने NCERT पढ़ी है तो उसने डाइजेशन पढ़ा होगा, तो उसमें डाइजेशन में उसने क्या पढ़ा है। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सोचें और अपने रजिस्टर में लिखें। ये ध्यान रखना है, रजिस्टर और पेन लेके बैठना है। पहले चाहे रफ रजिस्टर हो, उसके अंदर अपने जो विचार हैं, जो तुम्हारी थॉट है, जो तुम्हारी थिंकिंग है कि मैंने ये सोचा, तो जो भी तो तुमने सोचा वो उसे लिखो कि डाइजेशन क्या है। वजह क्या होती है, क्योंकि कंपटीशन में या फिर एग्जाम में अगर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं तो हमें जो बेस्ट आंसर, जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो लिखना होता है। तो इसलिए पहले ये सोचो डाइजेशन तुम्हारे हिसाब से जो बेस्ट डेफिनेशन है वो क्या होनी चाहिए। अभी तक सोच के तुमने पोज करके लिख लिया होगा। अब मैं इसके बारे में बता देता हूं, क्योंकि अगर किसी के आंसर में कमी है तो वो भी इस चीज़ को देख लेंगे कि हाँ, हमने ये सोचा नहीं था। जैसे कि इसकी जो बेस्ट डेफिनेशन है उस पर पहुंचने के लिए मैं कुछ वर्ड्स यूज करूंगा। जैसे डाइजेशन क्या है, डाइजेशन है ब्रेकडाउन ऑफ। इसमें 3 वर्ड यूज कर रहा हूं जिससे कि आंसर परफेक्ट कंप्लीट हो जाए, वरना बुक में ज्यादातर 1 या 2 वर्ड होते हैं। मैं तीनों वर्ड यूज कर रहा हूं। कॉम्प्लेक्स, नॉन डिफ्यूजिबल, मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू सिंपलर, डिफ्यूजिबल, माइक्रोमोलिक्यूल्स, so that they can be absorbed, so that they can be absorbed। देखो, ये जो डेफिनेशन है, काफ़ी स्टूडेंट ने इसके आसपास की डेफिनेशन सोची होगी, लेकिन बिल्कुल यही डेफिनेशन जो है बहुत कम स्टूडेंट्स लिख पाते हैं। वजह होती है उसकी, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में जो एकेडमिकली होती हैं उसमें ये पूरी इस तरह से डेफिनेशन नहीं होती। अब मैंने जैसे ब्रेकडाउन लिखा है, कई बुक में क्या लिखा होगा, हाइड्रोलाइसिस। मैं इसमें बता देता हूं कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। कई बुक में यहां हाइड्रोलाइसिस लिखा होता है, या फिर कई बार यहां पे होता है ब्रेकडाउन ऑफ दीज विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ये लिखा होता है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। काफी स्टूडेंट जो है अब इसे देखने के बाद कह रहे होंगे, हाँ हमने भी यही लिखा था, हमने हाइड्रोलाइसिस लिखा था, या हमने विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स लिखा था। हो सकता है हाइड्रोलाइटिक ना लिखा हो। यानी कि ये जो मैं रेड कलर में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ ये बताने के लिए कि ये भी हो सकता था, तुमने हो सकता है ये भी पढ़ा हो। लेकिन मैंने ये नहीं लिखा, मैंने पहले ब्रेकडाउन लिखा, हाइड्रोलाइसिस नहीं लिखा, इस वाली लाइन को नहीं लिखा। तो उसकी वजह होती है, हर चीज़ की कोई वजह होती है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं या ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में भी लिख सकता था, लेकिन अगर हम ये कहें डाइजेशन क्या है, तो तुमने जो पढ़ा है वो सब्जेक्टिवली जब लिख के आते हो, तुम ये लिख के आते हो, ये लिख के आते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन कंपटीशन में ऐसा हो चुका है कि ये दोनों ऑप्शन थे कि डाइजेशन इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ फूड या ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अब तुम्हारे सामने क्या होगा, अब दिक्कत आएगी। यानी खुद सोच के देखो, अगर तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन हो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फूड और ब्रेकडाउन ऑफ फूड, अब उन दोनों में से क्या करोगे।
काफ़ी से कहेंगे कि हाँ हमने जब हाइड्रोलाइसिस पढ़ा है तो हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, कुछ कहेंगे नहीं हमने ब्रेकडाउन पढ़ा था तो हम ब्रेकडाउन करेंगे। लेकिन वहाँ तो एक ही आंसर लेना है। मल्टीपल ऑप्शन जो क्वेश्चन होते हैं उनमें एक ही आंसर सही होता है, हो सकता है चारों सही हो, लेकिन उनमें से जो बेस्ट है फिर वो छांटना होगा। तो तुम क्या करोगे ऐसे में, ये तुम्हारे सामने पहला ऑप्शन आ गया। ऑप्शनल क्वेश्चन कह रहा हूँ जिसमें केवल अभी 2 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, और भी दिए जा सकते थे। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स आ जाए, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आ जाए, फिर क्या करेंगे। अभी पहले इस चीज़ को ढंग से समझ लेते हैं, कंसेप्चुअली समझ लेते हैं, तो उसके बाद तुम ये क्वेश्चंस आसानी से कर लोगे। कंसेप्ट को समझने के लिए कई बार फिर क्वेश्चंस की जरूरत पड़ती है। थ्योरेटिकली ये कई बार मैं देखता हूँ बुक्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लिखी होती हैं, सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आती। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन ये पूछूं कि अगर ह्यूमन बीइंग में सैलाइवरी ग्लैंड्स ना हो, या इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, पहला आता है इन ह्यूमन बीइंग्स डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है। ऑप्शन दिए जाते हैं बक्कल कैविटी, दूसरा ऑप्शन दिया जाता है हमेशा इसोफेगस, तीसरा ऑप्शन दिया जाता है स्टमक, और चौथा ऑप्शन दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तुम्हारे सामने जनरली ये क्वेश्चन कई तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, और मैं आज इसी से ये बताऊंगा कि कंपटीशन की अप्रोच का भी। बाकी इसके बारे में एक अलग से वीडियो रहता है जिसमें हम ये करते हैं कि कंपटीशन को कैसे फेस करें, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें। तो वो एक अलग वीडियो है, उसे भी देखना, उससे काफ़ी नॉलेज बढ़ेगी कंपटीशन के बारे में। पहले यहाँ पे आते हैं इसी पॉइंट पे, इसी टॉपिक में, ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर बच्चे सही करेंगे, क्योंकि हल्का सा हिंट मैंने पहले भी दे दिया था। तो जो भी है वीडियो पॉज करो, 30 सेकंड का टाइम लो, 45 सेकंड का टाइम लो मैक्सिमम, और फिर उसके बाद ये देखो कि तुम्हारा आंसर सही है या नहीं है। करने के बाद अब आते हैं मेन पॉइंट पे। मेरा ये कहना है इसका जो ऑप्शन जो भी तुमने लगाया है, टेंशन मत लेना अगर वो गलत हो जाए तो, क्योंकि अभी तो तुमने चैप्टर पढ़ना शुरू किया है। अब तुम अप्रोच को सीख लोगे तो उसके बाद धीरे धीरे जब ये सीख लोगे अप्रोच, तब उसके बाद फिर गलत नहीं होना चाहिए। तो यहां पे मेरे हिसाब से इसका सही आंसर है बक्कल कैविटी, क्योंकि मुंह में सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ये बात मैंने पहले हल्का सा हिंट कर दिया था, क्योंकि भाई ये चीज़ होती है, कई बार अगर ऐसा नहीं सोचते तो और ज़्यादा गलत हो जाता। देखो ये क्वेश्चन ह्यूमन बीइंग के बारे में है, अगर फ्रॉग के बारे में होता तो फ्रॉग में बक्कल कैविटी ना होता, क्योंकि फ्रॉग में बक्कल कैविटी में सैलाइवरी ग्लैंड्स नहीं होती, तो हो सकता था वहाँ पे आंसर चेंज हो जाता। लेकिन ह्यूमन बीइंग इसीलिए लिख दिया है क्योंकि ये पता होना चाहिए ह्यूमन बीइंग में सैलाइवरी ग्लैंड्स है, जिसमें सैलाइवरी अमाइलेज है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था जो मैं पूछना चाह रहा था। मेरा जो क्वेश्चन था वो अब इससे अगला आता है, जो थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन ये आता है, इफ सैलाइवरी ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन ह्यूमन बीइंग देन डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम। क्वेश्चन यह है, अगर ह्यूमन बीइंग में सैलाइवरी ग्लैंड्स एब्सेंट होती तो डाइजेशन की शुरुआत कहां से होती। यही 4 ऑप्शन है। 30 सेकंड, 40 सेकंड, 45 सेकंड पॉज करो, फिर सोचो, अपना आंसर लिखो। लिख इसलिए लो ताकि बाद में ये ना हो कि हाँ मैं यही सोच रहा था। उसे ब्लैक एंड वाइट करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो मन में सोच रहे हो, लेकिन उसे पेपर पे लिख भी लो। गलत होगा उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम यही गलती होगी, सही हो जाएगा। एग्ज़ाम की गलती भारी पड़ती है, वहाँ नेगेटिव मार्क्स जाते हैं। यहाँ की गलती भारी नहीं पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये है कि इसलिए कोई सीखना कोई बुराई नहीं है, तुम इस पर ध्यान देना। ये क्वेश्चन है, यही 4 ऑप्शन है, लेकिन इसमें बस चेंज कर दिया, अगर सैलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट है तो क्या होगा। उम्मीद है सबने पॉज करके सोच लिया होगा, अब आंसर लिख लिया होगा। अब मैं मेन फिर क्वेश्चन पे आता हूँ। ऐसे में क्या होता है, ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि अगर 50 बच्चों की क्लास है तो कम से कम 35 से 40 बच्चे इसका आंसर करते हैं स्टोमक या इसोफेगस। कुछ बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन भी करते हैं, कुछ ने बक्कल कैविटी भी लिखा होगा। चारों ऑप्शन ही कर लेते हैं, यानी कि थोड़े बहुत सब, लेकिन ज़्यादातर बच्चे स्टोमक करते हैं इसका आंसर, क्योंकि उन्हें ये लगता है सैलिवरी ग्लैंड तो है नहीं, तो फिर इसका मतलब तो डाइजेशन स्टोमक में होगा। अगर कोई इसोफेगस सोच रहा है तो जो ज़्यादा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसोफेगस में तो कोई इस तरह का हम प्रोसेस लेते नहीं हैं। लेकिन अगर किसी ने स्टोमक लिखा है
तो वहां पर क्या गलती है, अब ये समझना है हमें, क्योंकि आंसर इसका अभी भी बक्कल कैविटी ही होगा। अच्छा, इतना बताने के बाद अब फिर खुद सोच सकते हो, खुद फिर दोबारा से सोचो कि अच्छा क्या चीज़ रह गई, या तुम्हें कैसे लग रहा है कि हाँ इसका ये होना चाहिए था, अब हमने तो ये सोचा था, सर ने ये बताया। कैसे हो सकता है? इसका बहुत सिंपल तरीका, अगर एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ भी पढ़ा होगा तो उसमें ये लिखा है डाइजेशन मैकेनिकल और बायोकेमिकल दोनों तरह का प्रोसेस होता है, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। ये दो वर्ड्स लिखे हुए हैं पहले पैराग्राफ में ही। तो अगर पढ़ रखी है एनसीईआरटी तो उसके बाद अगर ये वर्ड याद आ गया मैकेनिकल, तो फिर ये भी ध्यान आएगा कि हमारे जो दांतों का रोल है डाइजेशन में वो मैकेनिकल है, और दांत कहाँ है? बक्कल कैविटी में। यानी कि अभी भी अगर हम कहें अगर सलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट है तब भी बक्कल कैविटी में मैकेनिकल डाइजेशन तो होगा ही, मैकेनिकल विद द हेल्प ऑफ टीथ। तो दांतों की मदद से मैकेनिकल डाइजेशन तो फिर भी होगा। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि हमारे बक्कल कैविटी में जो डाइजेशन होता है उसमें मैकेनिकल भी है और बायोकेमिकल भी है। स्टोमक में भी जो चर्निंग मूवमेंट होता है वो मैकेनिकल होता है, और जो एंजाइमेटिक एक्शन होता है वो बायोकेमिकल होता है। तो बायोकेमिकल तो हो गया एंजाइमेटिक, जो हमारे स्टोमक की बात हो रही है, अभी मैं केवल स्टोमक की बात कर रहा हूं। और मैकेनिकल होता है चर्निंग मूवमेंट, जैसे टीथ का बताया हमने, टीथ वो मैकेनिकल उसमें रोल प्ले करते हैं। तो एक तो डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए कि मैकेनिकल और बायोकेमिकल दो प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस नहीं है कि हम केवल एंजाइम याद कर लें। अब यहां पे आती है वे वाली बात कि अगर मैं ये लिख देता विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, तो फिर दांतों का रोल नहीं आता इसमें। अगर मैं यहां लिखता हाइड्रोलाइसिस और ब्रेकडाउन, इन दोनों में फर्क समझना। हाइड्रोलाइसिस क्या होती है? हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस का मतलब काटना, हाइड्रो का मतलब वाटर की मदद से, यानी वाटर के मॉलिक्यूल की मदद से ब्रेकडाउन करना, उसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। अब इसमें क्या हो गया? यानी वाटर की मदद से हाइड्रोलाइसिस। अगर हम हाइड्रोलाइसिस नहीं कहें, अब दांतों ने क्या किया? कोई हाइड्रोलाइसिस थोड़ी किया, दांतों का एक्शन कोई हाइड्रोलाइसिस थोड़ी है, उन्होंने डाइजेशन किया। और अभी इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी, लीवर्स में जो बाइल बनता है या सिक्रीट होता है या एक्यूमुलेट होता है, उस बाइल का एक्शन भी डाइजेशन में है, लेकिन उसे हाइड्रोलाइसिस नहीं कहेंगे, उसे इमल्सिफिकेशन कहेंगे। वो भी डाइजेशन का ही एक प्रकार है, लेकिन उसे कहेंगे हम इमल्सिफिकेशन, क्योंकि उसमें हाइड्रोलाइसिस नहीं है, उसमें कोई एंजाइम नहीं है। विदाउट यूजिंग एनी एंजाइम, बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ने की प्रक्रिया जो होती है, उसके लिए एक अलग शब्द बना दिया, एक अलग टर्म दे दी, इमल्सिफिकेशन। तो यहां पे ये ध्यान रखना है हमने, इसमें ये तीन वर्ड जो लिए थे, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में, नॉन डिफ्यूजिबल को डिफ्यूजिबल में, मैक्रोमोलिक्यूल को माइक्रोमोलिक्यूल में, ये अभी हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन ब्रेकडाउन और एंजाइम्स के रोल के बारे में हमने पहले डिस्कशन किया। कॉम्प्लेक्स यानी जटिल को सिंपल यानी साधारण में चेंज करना, ये सबको पता है। हाँ ठीक है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज करते हैं। ये नॉन डिफ्यूजिबल को डिफ्यूजिबल का क्या मतलब हुआ? डिफ्यूजन होगा तभी तो एब्जॉर्प्शन होगा। हम डाइजेशन करते क्यों हैं? ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। भाई डाइजेशन होगा तो छोटे पार्टिकल्स बनेंगे, तभी तो शरीर उसे एब्जॉर्ब करके यूज करेगा। इसमें यह भी बात आ जाती है कि डाइजेशन होता ही क्यों है, क्योंकि अभी मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा बिल्कुल इस पे बेस, कि हमें डाइजेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी। भाई देखो, हमारे अंदर खाने में हम क्या क्या चीज लेते हैं, या हमारे बॉडी किस चीज से बनी हुई है, इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। यह भी पहले पैराग्राफ का ही पार्ट है, या बिल्कुल बेसिक एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड या कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी, कि हमारे खाने में क्या क्या चीज होती है। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें कि हमारे खाने में क्या क्या चीज होती है, जो हम खाते हैं उसमें क्या क्या चीज है, तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीज आएंगी, और जो सबको पता होती हैं। तीन चीज ऐसी हैं जो सबको पता है, उसके बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है। तीन चीज ऐसी हैं जो सबको पता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा मैं दूसरा इसके बाद लिख लेता हूं लिपिड्स या फैट, तीसरा प्रोटीन, ये तो सबको पता होगा।
मेरे ख्याल से हम खाने किस लिए खाते हैं, किस चीज़ के लिए खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये सबको पता होता है। ये 3 चीज़ें, इनके बारे में सबको पता होगा। लेकिन क्योंकि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट के तरह हिसाब से पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी की क्लास के हिसाब से पढ़ रहे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि ये केवल जनरल नॉलेज के हिसाब से, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के हिसाब से, तो हमें और भी चीज़ें पता होनी चाहिए जो हम लेते हैं। और ये चीज़ दूसरे चैप्टर में भी आती हैं, जैसे विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स, सब कहेंगे हाँ याद आ गया भाई, ठीक है, ये भी याद आ गया, हाँ सही है। लेकिन इसके अलावा और कुछ याद आ रहा है? ध्यान करना, हम खाने में जो लेते हैं, हम जो न्यूट्रिशन करते हैं, हम जो पोषण करते हैं, उसमें क्या चीज़ ली जाती है। 3 चीज़ ऐसी हैं जो ज़्यादातर सबको याद आ जाती हैं। ये 2 चीज़ थोड़ा सा याद दिलाने पे याद आ जाती है, लेकिन इसके अलावा 2 चीज़ और भी हैं। अब सोच के देखो, याद करके देखो, इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो हम पूरी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, वहाँ जरूरत पड़ेगी। एक आते हैं न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड हमारा जो डीएनए है, आरएनए है, वो किससे बनता है, वो क्या है, केमिकली क्या चीज़ है, वो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियोटाइड से बनेगा। वो कहाँ से आएंगे, वो भी तो कहीं बाहर से ही आएंगे। भाई हमारे बॉडी में न्यूक्लियोटाइड का न्यूक्लिक एसिड तो बन सकता है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड कहाँ से आएंगे? तो वही वाली बात होती है, खाने के हिसाब से लेके चलते हैं हम। खाने में न्यूक्लिक एसिड भी होता है, वो भी लेते हैं हम। बाकी इसके बारे में और आगे बात करेंगे, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एक अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है वाटर, वो हमने अब तक कहीं लिखा ही नहीं था, जबकि 70% तो हमारे बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वाटर का है। और इसके अलावा एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रफेज, जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, जबकि सबको पता है कि सलाद जो खाई जाती है वो किस लिए खाई जाती है। खीरा, ककड़ी, टमाटर, प्याज, मूली, गाजर, कई बार इनमें रफेज की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। खीरा है, उसके अंदर कोई ऐसी बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं है, कोई एनर्जी बिल्डिंग सबसे वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम लेते हैं। देखो, खाने को कई बार, या खाने के कॉन्स्टिट्यूएंट को कई बार अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं। जैसे ये जो दोनों चीज़ होती हैं, इन्हें कहते हैं एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस। एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस, प्रोटीन्स और वाटर जो होता है, इसे कहते हैं बॉडी की ग्रोथ के लिए, ये ग्रोथ के लिए। जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये यूज करे जाते हैं मेटाबॉलिज्म में। विटामिन के बारे में अगर एक लाइन पूछी जाए कि उनका यूज क्या है, तो हम सबसे सिंपल एक लाइन कहते हैं, दे आर यूज्ड एज को एंजाइम्स। वो को एंजाइम्स की तरह से यूज होता है। एंजाइम ज़्यादातर क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, लेकिन ये को एंजाइम हैं, सहायक हैं, सहायता करते हैं, मेटाबॉलिज्म को सही ढंग से होने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा कंपोजिशन हो गया कि हम खाने में क्या क्या चीज़ लेते हैं। मैंने बताया ये 3 चीज़ें जनरली सबको पता होती हैं, बुक्स में सबसे पहले ये पढ़ाई जाती हैं, लेकिन विटामिन मिनरल्स भी पढ़ाए जाते हैं। थोड़ा सा बस ये है कि एक पैराग्राफ दे दिया कुछ बुक में, कुछ में 1 पेज का मैटर दे दिया, इसलिए कई बार लगता है कि ज़्यादा मैटर नहीं है। लेकिन न्यूक्लिक एसिड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वाटर और रफेज, उसकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि रफेज अगर ढंग से नहीं प्रोवाइड हो रहा है तो एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आती है कॉन्स्टिपेशन। इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी को सही ढंग से होने के लिए फाइबर्स की रफेज की जरूरत होती है, जिसमें हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वर्ड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज हमारे लिए रफेज का काम करता है। किसी और के लिए वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर सकता है दूसरे एनिमल्स में, लेकिन हमारे लिए वो रफेज है, क्योंकि वो डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब नहीं होता। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, अब यहाँ पे वही क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन क्यों होता है। प्लांट में भी कार्बोहाइड्रेट है, प्लांट में भी लिपिड है, प्लांट में भी प्रोटीन है। भाई हम क्या खाते हैं, हम ज़्यादातर जितने भी हैं प्लांट तो खाते ही हैं, या प्लांट की प्रोडक्ट्स तो सब लेते ही हैं, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, हर्बीवोर हो कार्निवोर हो। जनरली क्या होता है, थोड़ा बहुत मैटर इससे रिलेटेड कभी ना कभी हर कोई लेता ही है। तो ये चीज़ें जो हैं, अगर हम ह्यूमन बीइंग के हिसाब से सोचें, हम ओमनीवोर हैं, तो ये सब के सब जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, हर कोई प्लांट मैटर तो कंज्यूम करता ही है। तो प्लांट में कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें लिपिड भी है, प्रोटीन भी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर डाइजेशन क्यों किया भाई? जो उसके अंदर चीज़ें थी वो हमारे शरीर उसी से बन रहा था, हमने उससे ले ली। तो यहाँ पर
फिर वही मैं कहता हूँ 30 सेकंड का थोड़ा सा टाइम पोज करके, ज़्यादा भी ले सकते हो इसमें, क्योंकि ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि हमें डाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। थोड़ा सा पोज लेके फिर सोच के फिर दोबारा से इस पॉइंट पे आओ, फिर दोबारा से इस टॉपिक पे आना है। और अब मुझे उम्मीद है ज़्यादातर ने सोच लिया होगा क्यों जरूरत पड़ती है। मैं फिर उसके बारे में बता देता हूं। एक एग्जाम्पल ले लो, बहुत सिंपल। अभी हमने कहा प्लांट में प्रोटीन है, हमारे अंदर भी प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन तो डिफरेंट है। हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है, लेकिन प्लांट में हीमोग्लोबिन नहीं होता। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो कैसे बनेगा? अमीनो एसिड से। प्लांट में जो प्रोटीन है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, लेकिन उसमें जो प्रोटीन है बनेंगे तो वो भी अमीनो एसिड ही अल्टीमेटली डाइजेशन होके। तो यहां पे ये समझ लो इस चीज को आसान तरीके से कि ये जो है ये डिफरेंट है, उसके अंदर उसका कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट है। जैसे प्लांट में स्टार्च होता है और हमारे अंदर ग्लाइकोजन होता है। सबसे इजी एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें सेलुलोज होता है, हमारे अंदर सेलुलोज नहीं होता। तो यानी कि उसका कार्बोहाइड्रेट हमारे कार्बोहाइड्रेट से डिफरेंट है। हाँ, बिल्डिंग ब्लॉक सब एक हैं। जितने भी मकान हैं सारे बनते तो ईंट से ही हैं। रोड़ी, सीमेंट, लोहा, सरिया, ये सब चीज़ यही तो लगती है, लेकिन मकान का नक्शा तो डिफरेंट होता है। जैसे हम कहते हैं किसी आदमी ने एक बहुत पुराना मकान खरीदा या पुरानी हवेली खरीदी, लेकिन फिर उसे तोड़ के उसने अपने हिसाब से नया मकान बनाया। क्यों? क्योंकि पहले उसने उसे तोड़ के उसकी ईंटें अलग कर ली, सरिया अलग कर लिया, जो कंपोनेंट्स है सब अलग कर लिए, फिर उन्हीं ईंटों से अपने नक्शे के हिसाब से मकान बनाया। यानी पहले उसने उसे तोड़ा। डाइजेस्ट, जो हम वर्ड यूज करते हैं डाइजेस्ट या डाइजेशन, यानी एक तरीके से ब्रेक डाउन। पहले तोड़ा बड़ों को छोटे में ताकि वो एब्जॉर्ब हो सकें। मैक्रो माइक्रो, बड़ों को छोटे में। देखो कॉम्प्लेक्स सिंपल कह दो, मैक्रो माइक्रो कह दो, ये तो समझ में आ जाता है। डिफ्यूजिबल नॉन डिफ्यूजिबल का मतलब ये होता है ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। डिफ्यूजिबल होगा तो एब्जॉर्ब होगा, नॉन डिफ्यूजिबल होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, या एक्टिवली करना पड़ेगा, फिर जबरदस्ती करना पड़ेगा, उसमें खर्चा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मेन बात ये आती है कि ब्रेकडाउन जो किया है वो इसलिए किया है क्योंकि उसके प्रोटीन, उसके कार्बोहाइड्रेट, उसके लिपिड्स डिफरेंट हैं और हमारे डिफरेंट हैं। एक कॉमन प्रोसेस बना लिया शरीर ने, चाहे किसी का भी प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड्स हो, न्यूक्लिक एसिड हो, पहले उसे लो, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लो, जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक हैं सबसे छोटे। जैसे कि उसका स्टार्च टूट के क्या बनेगा? ग्लूकोज। फिर उस ग्लूकोज से हम अपना बना लेंगे ग्लाइकोजन। ऐसे उसके प्रोटीन टूट के बनेंगे अमीनो एसिड्स, और फिर उस अमीनो एसिड से हम अपने बना लेंगे खुद के प्रोटीन। ऐसे उसका डीएनए अलग है, उसका आरएनए अलग है, हमारा डीएनए अलग है, उसका कंपोजिशन अलग है। उसका कंपोजिशन का मतलब उसका जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, ATGC या AUGC, उसका जो सीक्वेंस है, जीन्स जो हैं वो अलग हैं। तो हमने उसके न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उसे इस्तेमाल किया अपने न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए। तो यहां पर डाइजेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। डाइजेशन क्यों हुआ? ताकि जो हम खा रहे हैं उनके पहले तो छोटे पार्टिकल बना लिए जाएं, जो सबसे बेसिक शुरुआत के पार्टिकल होते हैं, मोनोमर्स कह सकते हो उन्हें। फिर उससे हम अपने खुद पॉलीमर्स खुद के बना लेंगे। तो यहां पर ये वर्ड, अभी डाइजेशन की बात हो रही है। अभी मैंने ऊपर कई सारे वर्ड लिखे थे, न्यूट्रिशन भी लिखा था, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन भी लिखा था। अभी मुझे इन सब के बारे में भी बताना है, इन सब की सिग्निफिकेंस भी बतानी है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम पिछले 12-15 साल में 3 बार चेंज हो चुका है। पहले कभी डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा हुआ करता था, फिर वो न्यूट्रिशन हो गया, एनिमल न्यूट्रिशन हुआ, फिर ह्यूमन न्यूट्रिशन हुआ, फिर उसके बाद अब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है। इन सब में फ़र्क क्या है? यह न्यूट्रिशन वर्ड सबने सुन रखा है, न्यूट्रिशन, पोषण, ये क्या है? क्या चीज़ होती है पोषण, न्यूट्रिशन? तो ये चीज़ भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, डाइजेशन से कैसे डिफरेंट है। तो यहाँ पर अब हम जो अगला टॉपिक लेंगे वो न्यूट्रिशन, उसके बारे में लेंगे। मैं इसके बारे में एक बार ब्रीफ में फिर दोबारा से बता दूं। हमने पहले डाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी, उसमें ब्रेकडाउन क्यों इस्तेमाल करा, हाइड्रोलाइसिस क्यों इस्तेमाल नहीं करा, उसकी वजह बताई, क्योंकि मैकेनिकल भी हो सकता है और हाइड्रोलाइसिस हमेशा केमिकल, बायोकेमिकल या एंजाइमेटिक होगा, इसलिए हमने यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नहीं लिखा। पहली चीज़, वे एब्जॉर्ब हो सकें इसलिए डाइजेशन होता है। ये भी हमने बताया कि डाइजेशन इसलिए होता है ताकि वो एब्जॉर्ब हो सकें, यूज हो सकें। तो ये सारे प्रोसेस जो होता है इसे हमने कह दिया डाइजेशन। फिर हमने इसलिए पूछा था अगला क्वेश्चन, इसमें मैं 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बता देता हूं भी यहीं पे, क्योंकि इसी से रिलेटेड है कि अगर क्वेश्चन आता है ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है, हम आंसर लेते हैं बक्कल कैविटी, क्योंकि वहां पे सैलाइवरी
एमाइलेज भी हैं और टीथ भी हैं। तो ये तो हो गया आंसर। अगर ये पूछा जाए ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, दूसरी चीज, अगर सैलिवरी ग्लैंड्स ना हो तो ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आंसर फिर भी वही बक्कल कैविटी, क्योंकि टीथ तो है, अभी मैकेनिकल डाइजेशन तो हो रहा है। अगर ये भी ना हो फिर वो क्वेश्चन आ जाए अलग तरह से, ध्यान से समझना कि ह्यूमन बीइंग में प्रोटीन का डाइजेशन कहां से शुरू होता है, अब आंसर आ जाएगा स्टोमक, क्योंकि सैलिवरी एमाइलेज जो करता है वो मेनली करता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। ये ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आ चुके हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है, तो आंसर लेंगे बक्कल कैविटी, क्योंकि सैलिवरी एमाइलेज है। प्रोटीन के डाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है, तो आंसर क्या लेंगे, स्टोमक। या लिपिड्स का अगर आ जाए तो भी गैस्ट्रिक लाइपेज की वजह से हम स्टोमक ले सकते हैं। यानी यही क्वेश्चन घुमा फिरा के 2, 3, 4 पर अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। सबके आंसर पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन में यही होता है, जो बेस्ट ऑप्शन है हमें वो छांटना होता है। तो ये तो हो गया हमारा टॉपिक डाइजेशन। फिर उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस करे, फिर उसके बाद हमारे फूड के जो कंपोनेंट्स हैं ये इसलिए भी समझने जरूरी थे कि डाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपको इस चैप्टर का जो नाम है उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बता दूं, क्योंकि जैसे हमने कहा था डाइजेस्टिव सिस्टम पहले यूज करा जाता था वर्ड, फिर एनिमल न्यूट्रिशन हो गया, अब नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहां पे मुझे यह पूछना है ये न्यूट्रिशन वर्ड क्या है, तो हिंदी में पोषण कहते हैं इसे, ये सबको पता होता है पोषण। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस पे एक क्वेश्चन जब आता है जैसे मेल न्यूट्रिशन, तो गड़बड़ होनी शुरू होती है। पता होता है हमें, सब चीज़ क्लियर है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में नॉलेज, ब्रॉड नॉलेज चेक की जाती है। तो यहां पे जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन आ जाए न्यूट्रिशन या पोषण क्या होता है, तो आधे तो कहेंगे भाई खाना खाना। भाई जैसा मैं अभी वर्ड मैंने ये कहा, अगर ये आ जाए क्वेश्चन मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, मेल न्यूट्रिशन, मुझे उम्मीद है वैसे ज़्यादातर को पता होगा, लेकिन ये भी उम्मीद है 70%, 80% बच्चे गलत करते हैं। मेल न्यूट्रिशन कहते साथ ही उनके दिमाग में आता है जैसे खाने पीने को ना मिल रहा हो, यही आती है ज़्यादातर फिगर दिमाग में कि पतला दुबला सा, एक सीकिया सा, बिल्कुल एक दुबला पतला सा लड़का, जैसे कुछ खाने को ना मिल रहा हो, या कोई भी बच्चा ऐसा, तो हम कहते हैं ये मेल नॉरिश्ड है, पुअरली नॉरिश्ड है। तो ये एक इमेज दिमाग में होती है, लेकिन ये एक अधूरा पॉइंट है, एक सिक्के का एक पहलू है, दूसरा पहलू नहीं है। मेल न्यूट्रिशन जो होता है, इसमें मेल का मतलब ओवर भी हो सकता है, अंडर भी हो सकता है। ओवर न्यूट्रिशन भी हो सकता है और वो अंडर न्यूट्रिशन भी हो सकता है। हम याद क्या कर रहे हैं, केवल अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। जबकि अगर हम देखें यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, अगर कोई बीमारी जो सबसे ज़्यादा है तो वो ओवर न्यूट्रिशन की वजह से होने वाली बीमारी है ओबेसिटी, मोटापा। और अंडर न्यूट्रिशन की वजह से तो तुम 20 और 30 बीमारी यहाँ पढ़ोगे, किसी भी विटामिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से, मिनरल्स की कमी से, किसी भी चीज़ की कमी से होने वाली बीमारी तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन अधिकता की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से भी बीमारी होती है, वो भी हम पढ़ेंगे, याद रखना ये। अब यहाँ पे मेरा जो पूछना था, न्यूट्रिशन क्या होता है, तो इसे पूरी तरह से सही ढंग से समझने के लिए मैं इस चैप्टर का जो नाम है उसी को यूज करूंगा, जिससे तुम्हें ये सही ढंग से समझ में आ जाए। क्योंकि हम जो अगला वीडियो बनाएंगे, अगला जो हमारा लेक्चर होगा, उसके अंदर हम मेनली न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पूरे जूलॉजी में, पूरी बॉटनी में या पूरी बायोलॉजी में वो फैला हुआ है। कम से कम 25 अलग अलग टर्म्स आती हैं और पूरी बायोलॉजी में बिखरी हुई है। इकोलॉजी के अंदर है, किसी भी फाइलम के अंदर है, अर्थवर्म का, कॉकरोच का, किसी भी एनिमल के बारे में पूछ सकते हैं इसका न्यूट्रिशन कैसा है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है, अब ये टॉपिक एनसीईआरटी के इस चैप्टर से हटा दिया है। ये वाला टॉपिक जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये एनसीईआरटी में अब इस चैप्टर में नहीं है। अब यानी कि पहले तो ये समझ लो न्यूट्रिशन है क्या। न्यूट्रिशन को समझने के लिए सबसे पहले मैं इसे इसी चैप्टर के हिसाब से बताऊंगा कि न्यूट्रिशन में कई सारे पॉइंट्स लिए जाते हैं, कई सारे पार्ट्स लिए जाते हैं, और इससे समझ के तुम न्यूट्रिशन और डाइजेशन का डिफरेंस भी बहुत क्लियरली समझ लोगे। न्यूट्रिशन का पहला पॉइंट होता है इंजेशन।
फिर दूसरे नंबर पर आता है डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन और फिर एसिमिलेशन। इसके बाद आखिरी पॉइंट डिफिकेशन होता है, लेकिन वो हम न्यूट्रिशन में नहीं लेते। न्यूट्रिशन में यही 4 पॉइंट लिए जाएंगे और आखिरी में डिफिकेशन होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पैसेज ऑफ फीकल मैटर तो वो बाद में लेंगे हम। अब ध्यान से देखना, यहां पे तुम्हें डिफरेंस समझ में आ जाएगा न्यूट्रिशन और डाइजेशन में, क्योंकि पहले चैप्टर का नाम एनिमल न्यूट्रिशन था, अब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है। देखो एनसीईआरटी ने कंसाइज करने के चक्कर में, ब्रीफ करने के चक्कर में कई सारे टॉपिक छोड़े हैं। काम के भी हैं, बेकार के ज़्यादा हैं, लेकिन काम के भी छूट गए कई बार। वो इस वजह से क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बाकी दूसरे चैप्टर में अलग अलग जगह पे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे एक पेज और एक्स्ट्रा उसकी वजह से कंज्यूम हो जाएगा, तो उन्होंने उसे टॉपिक को वहाँ छोड़ दिया। यहाँ पर इस टॉपिक को समझने के लिए मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उससे बहुत आसानी से समझ में आएगा। और मैंने अभी पहले क्वेश्चन पूछा था, मेल नॉरिश्ड क्या होता है, पुअर नॉरिशमेंट क्या होता है, कुपोषण क्या होता है। मेल न्यूट्रिशन जो होता है उसे कुपोषण कह सकते हैं। हिंदी में ये वर्ड सुना होगा ना, कुपोषित है। लेकिन इसके अंदर ओवर और अंडर यानी कि कम और ज़्यादा दोनों हो सकता है। हम अंडर वाले ज़्यादा पढ़ते हैं, ओवर वाले कम पढ़ते हैं। उसका मैंने अभी एक एग्जाम्पल बताया, ओबेसिटी, उससे याद रख लो। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, न्यूट्रिशन, पोषण। अगर मैं ये कह रहा हूं ये अंडर नॉरिशमेंट है, ये कुपोषित है, तो इस बात का मतलब केवल ये ही नहीं है कि उसे खाने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, तो ज़्यादातर के दिमाग में आया होगा वो व्यक्ति जिसे कुछ खाने को ना मिल रहा हो, एक बिल्कुल लीन एंड थिन पर्सन जो इस तरह का हो, उसके लिए वो हम वर्ड यूज कर लेते हैं कुपोषित है। अगर किसी का इंजेक्शन पुअर है तो भी हम कहेंगे कुपोषित है। जो अभी तुम सोच रहे थे ये तो हो गया वो केवल 25% वाला पॉइंट, अभी तो 75% और बच रहे हैं कुपोषित। कई लोग ऐसे होते हैं उनका इंजेक्शन तो बहुत अच्छा है, खूब खाने पीने को मिलता है, लेकिन उनका डाइजेशन पुअर है, वो खाने को पचा नहीं पाते, बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ नहीं पाते। अब ये आंतों की कमी से, एंजाइम्स की कमी से, बहुत सारी वजह हो सकती हैं। जो भी हो, ये भी सुन रखा होगा आज खाना पच नहीं रहा, पाचन शक्ति कमजोर हो गई, तो वो क्या है? वो यही तो है डाइजेस्टिव सिस्टम की पावर। अगर डाइजेशन ही नहीं होगा तो फिर एब्जॉर्प्शन कहां से होगा? तो पहले तो डाइजेशन होगा तभी तो एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कई बार ऐसा होता है डाइजेशन तो हो गया लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, क्योंकि आते एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही हैं, वीक हैं, कमजोर हैं, सूजन है, कोई इस तरह की कई सारी बीमारियां होती हैं जिसमें आते एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबने सुना हुआ है कि कैल्शियम की जो कमी होती है उसकी 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वजह है। पहली, खाने में कैल्शियम ना होना यानी इंजेक्शन पुअर होना। लेकिन अगर विटामिन डी की कमी हुई तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। खाने में उसके बाद कितना ही कैल्शियम खा लो, लेकिन अगर विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, आंतें उसे एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगी। बहुत सारे लोगों में कैल्शियम की कमी इसलिए होती है। इंडिया में खासकर 90% जो कैल्शियम की कमी है वो इसीलिए है क्योंकि विटामिन डी की कमी है। क्योंकि विटामिन डी सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है, सन का एक्सपोजर बहुत कम है, स्किन के डायरेक्ट एक्सपोजर ना होने पाने की वजह से विटामिन डी कम बनता है, कैल्सीफेरॉल जिसे हम कहते हैं। तो इसलिए विटामिन डी की जितनी गोलियां आती हैं मार्केट में, सब में विटामिन D3 भी लिखा होगा, यानी कि कैल्शियम 500 mg प्लस विटामिन D3, इंटरनेशनल यूनिट 1000-2000 IU जो भी लिखी होगी, यानी कि इसका मतलब उसके अंदर विटामिन डी भी जरूर दिया जाता है, क्योंकि कैल्शियम के ना होने की वजह से ही कैल्शियम की कमी नहीं होती, विटामिन डी के ना होने की वजह से भी कैल्शियम की कमी होती है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। और चौथी चीज, पुअर न्यूट्रिशन जो हम कहते हैं, एसिमिलेशन ना हो पाना। एसिमिलेशन होता है शरीर को लगना। एक बहुत पुरानी कहावत है, ये पूछा जाता था कई बार, कोई मोटा व्यक्ति हो, भाई किस चक्की का पिसा खाते हो? भाई इसमें चक्की क्या करेगी, इसमें किस चक्की का पिसा खाते हो? वो एक इनडायरेक्टली मेजर कहने का मतलब ये होता है कि भाई उस चक्की ने ऐसा बेहतरीन पीस दिया कि वो एब्जॉर्ब भी हो गया और तुम्हारे शरीर को भी लग गया। ये एक कहावत होती थी, वैसे असलियत का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरी कहावत भी सुनी होगी, किसी को पानी भी लगता है और किसी को घी भी नहीं लगता। ये जो वर्ड होता है ना लगना, शरीर को लगना, वो इनडायरेक्टली होता है शरीर के सेल्स के द्वारा यूज करना। इस चीज को एक और आसान तरीके से बता देता हूं, बहुत सिंपल तरीके से। गरीब कौन है? कई लोग कहेंगे गरीब वो है जिसकी कोई कमाई ना हो,
जिसे कुछ पैसे ना मिल रहे हों, ऐसा नहीं है। गरीब वो भी है जिसके बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए है लेकिन वो उसे यूज़ नहीं कर रहा है, उसके पास खुले नहीं है, सोना है, ज़मीन है, लेकिन वो खाई थोड़ी जाएगी। खाने के लिए तो रोटी चाहिए, पेट तो उसी से भरेगा। 2000 का नोट है लेकिन मार्केट में अगर खुले नहीं हैं, जैसे नोटबंदी के समय पे हुआ था, बड़ा कॉमन होता था ये कि 2000 का नोट लेके अगर कोई बाजार में सोचे मैं 20 रुपए की कोई चीज़ खा लूँ, तो दुकानदार पहले ही पूछता था भाई साहब खुले हैं, यानी 2000 का नोट है लेकिन कई बार वो नहीं खा पा रहा है। ऐसे इसमें भी होता है, अगर किसी की कमाई नहीं हो रही है वो भी गरीब है। ऐसे ये भी तो कह सकते हो कि अगर पैसे तो हैं लेकिन वो यूज़ नहीं कर पा रहा है, मान लो कई एकड़ ज़मीन है लेकिन ज़मीन बिकेगी, पैसे आएंगे, फिर उससे खाना खरीदेगा तभी तो खाएगा। और ऐसे ही होता है शरीर को लगना कि पैसे बहुत हैं लेकिन यूज़ ही नहीं कर रहा है। बहुत लोग होते हैं बुढ़ापे में करोड़ों अरबों रुपए छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, सारी ज़िंदगी कंजूसी में रहते हैं, ना खुद खर्चते ना बच्चों को खर्चने देते, अल्टीमेटली कोई एसिमिलेशन नहीं होता, छोड़ के चले जाते हैं। सारी ज़िंदगी ऐसा लगता है बड़ा गरीब आदमी है, जबकि बैंक बैलेंस भी भरा हुआ है, खूब ज़मीन है, सब चीज़ है। तो ये बात ध्यान रखना कि ये जो 4 चीज़ें होती हैं, ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं न्यूट्रिशन को समझने के लिए। पहले खाना खाएगा कोई, फिर वो पचेगा, फिर एब्जॉर्प्शन या अवशोषण होगा, फिर उसके बाद वो शरीर को लगेगा, तब हम कहेंगे नॉरिशमेंट हुआ, न्यूट्रिशन हुआ। इसमें जो पहला वाला पार्ट है ये अब एनसीईआरटी ने छोड़ दिया और एक आखिरी वाला भी छोड़ दिया, ये दोनों ले लिए, इसीलिए चैप्टर का नाम हो गया डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। चैप्टर का नाम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इसलिए हो गया क्योंकि अब एनसीईआरटी ने ये पहला और चौथा वाला पार्ट छोड़ दिया है, केवल दूसरा और तीसरा रह गया। एसिमिलेशन पे पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं आते थे लेकिन ये टॉपिक तो था ना पहले, अब इन्होंने ये हटा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे ध्यान रखेंगे। हम पहले यही करेंगे, अगले लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा वो इंजेक्शन होगा कि हम क्या चीज़ खाते हैं। तो अगले टॉपिक में हम ये वाला करेंगे। तो जितना टॉपिक हुआ है मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों को ये समझ में आया होगा कि कंपटीशन की तैयारी कैसे करते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर अटैम्प्ट करने हैं तो उसमें क्या लिखना चाहिए। तो उम्मीद है आगे अगला वीडियो जो है वो इससे भी अच्छा लगेगा क्योंकि उसके अंदर हम कम से कम 25 टर्म्स यूज़ करेंगे और ऐसी कॉमन टर्म्स जो सबने सुनी हुई होंगी और ऐसी टर्म्स भी जो तुम्हें लगेगा कि हाँ ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये तो बड़े काम की है, और उनके बीच में डिफरेंसेस वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो तुम्हें लगेगा हाँ ये हमें पता है, लेकिन मैं जैसे ही कहूँगा अच्छा फिर ये क्या है, तुम कहोगे अरे हमने तो इसका आंसर दे दिया, फिर ये क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगले वीडियो में हम इस चीज़ को लेकर चलेंगे। उम्मीद है ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें उसके ऊपर कि क्या अच्छा लगा है, और उसे शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी ये नॉलेज मिलती रहे। और अल्टीमेटली मैं ये कहूँगा अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जल्द से जल्द उनके पास वीडियो पहुँचते रहें, नोटिफिकेशन जो है जल्दी से जल्दी पहुँचता रहे। तो मैं चाहूँगा कि अगला वीडियो जो है वो जल्दी आएगा, उसमें तो हम देखेंगे बहुत सारी ऐसी टर्म्स जो तुमने सुनी हुई हैं लेकिन उनका जो बारीक डिफरेंसेस हैं वो तुम अभी तक नहीं समझ पा रहे हो। ओके, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।